नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मुझे रूठने न देना, जिसकी राइटर हैं निगहत अब्दुल्ला। उसकी ये 7वीं आई थिंक सो एपिसोड है। जो भी हुई आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। दिन भर वो यूं ही बिला मकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते रहते। जब शाम उतरने लगी तो क्लिफ्टन पर वाक़ई एक रेस्टोरेंट में जा बैठे। उस वक्त उन्हें अपना आप किसी आवारा पंछी की मानिंद लग रहा था, जिसका आशियाना किसी मक्कार परिंदे की मकारी की नज़र हो गया हो और वो ठिकाने की तलाश में इधर उधर मारा मारा फिर रहा हो। ज़िंदगी में बहुत सारे मकाम या मोड़ ऐसे आए थे जब उन्होंने अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस किया और सोचा था कि वो हालात को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकेंगे, लेकिन हमेशा ही ऐसे मकाम पर अम्मी ने उन्हें हौसला दिया इस तरह कि वो हालात को शिकस्त देने के काबिल हो सके। और आज जो ज़िंदगी में मोड़ आया था उसने तो उन्हें बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया था। और सितम यह कि हौसला देने वाली हस्ती भी उनसे खफा थी। दिन भर परेशानियों और लामतनाही सोचों ने उनके जहन को थका दिया था और फिर सारा दिन कुछ खाया पिया भी नहीं था। उस वक्त भी भूख के बावजूद कुछ खाने को दिल नहीं चाहा। वेटर के आने पर उसे सिर्फ चाय लाने के लिए कहा और फिर कुर्सी की पूंछ से टेक लगाकर शीशों से बाहर देखने लगे। नीले पानियों से उड़ती शरीदा सर लहरें एक दूसरे के ताक़ुब में भागती हुई बड़ी भली लग रही थी। वो कुछ देर तक उस मंज़र को सरसरी नज़र से देखते रहे। फिर अचानक यूं जैसे कोई हुर्मा नसीब लड़की उन लहरों के ताक़ुब में दूर तक चली जा रही हो। रबिया बेख्तियार पुकार बैठे, फिर फ़ौरन संभल कर पहले अपने अतराफ़ को देखा, फिर दोबारा उस मंज़र की तरफ मुतवज्जे हो गए, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। मेरे खुदा, तवील सांस लेते हुए दोनों हाथों की उंगलियां बालों में फंसा ली। मैं यकीनन अपने हवास खो रहा हूँ, उन्होंने सोचा और चाय का कप उठाकर होंठों से लगा लिया। फिर एक के बाद दूसरा कप, फिर तीसरा। वो मुसलसल वक्फे वक्फे से चाय मंगवा कर पीते रहे और जब रात की स्याही ने हर तरफ अपने पर फैला दिया, उस वक्त वो चाय के साथ सिगरेट का पूरा पैकेट खाली कर चुके थे। घड़ी में वक्त देखा, 9 बज रहे थे। वेटर को बुलाकर बिल पे किया और अपने वजूद में बेपनाह थकन लिए बाहर निकल आए। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी फिर शफाफ सड़कों पर दौड़ रही थी। वो घर जाना चाहते थे। दिल चाह रहा था कुछ वक्त के लिए हर बात भुलाकर चुपचाप सो जाएं, लेकिन अम्मी का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए ख्वाहिश के बावजूद वो फ़ौरन घर न जा सके। 2 घंटे मज़ीद गाड़ी दौड़ाते रहे और जब ये यकीन हो गया कि अम्मी सो चुकी होंगी तब घर की राह ली। उनका यकीन गलत नहीं था। अम्मी और शायद महरोज़ और सोफ़िया भी सो चुके थे, क्योंकि लाउंज के अलावा बाकी तमाम लाइटें ऑफ थी। वो दबे पाँव अपने कमरे में चले आए, दरवाज़ा बंद करके लाइट ऑन की, फिर सोफ़े पर नीम दराज होकर आंखें बंद कर ली। कितने लम्हे यूं ही चुपचाप सिरक गए। लाशऊरी तौर पर शायद मुंतज़िर थे कि कोई किसी भी बहाने कोई आवाज़ पैदा करके उन्हें मतवज्जे करेगा, जैसे कि वो लड़की रबिया इकराम अली किसी बहाने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करती थी और फिर वो उठकर स्टडी में चले जाया करते। उन्हें अपने करीब आहट का एहसास हुआ तो आंखें खोलकर देखने लगे। सामने सोफ़िया खड़ी थी। उन्हें हैरत तो हुई, लेकिन इजहार नहीं किया। उठकर बैठते हुए कहने लगे, आप सोई नहीं? कोई जवाब नहीं आया तो अपने पास बैठने का इशारा करते हुए बोले, मैं जानता हूँ सब मुझसे खफा होंगे, लेकिन आपके लिए खाना लाऊं? सोफ़िया उनकी बात काटती हुई बोली। अरे! वो एकदम सर उठाकर देखने लगे। आप अब तक सिर्फ इसलिए जाग रही हैं कि मुझसे खाने का पूछ सके? क्या कुछ और भी पूछ सकती हूँ? सोफ़िया ने बराह रास्त उनकी आंखों में देखा तो वो नज़रें चुराते हुए बोले, अभी नहीं, अभी मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ। सिर्फ एक बात बता दे शहरोज़ भाई, ये सब अचानक हुआ या आप पहले से कोई फ़ैसला कर चुके थे? सोफ़िया प्लीज़, मैंने कहा ना, अभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकूँगा। फिर झुककर शूज़ उतारते हुए बोले, जाइए जाकर सो जाइए। और खाना? खाना नहीं खाऊँगा। ये बताइए अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक नहीं है, वो शदीद शौक में है, सोफ़िया ने कहा तो वो कुछ देर तक सर झुकाए बैठे रहे। फिर उठते हुए बोले, ओके अब मैं सोऊंगा। सोफ़िया ने बस लम्हा भर को उनके चेहरे पर कर्ब के आसार देखे, फिर उन्हें शब खैर कहती हुई कमरे से निकल गई। उन्होंने बढ़कर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, फिर अलमारी में से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चले गए। ड्रेस चेंज करके निकले तो बेख्याली में सीधे स्टडी में दाखिल हो गए, लेकिन फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हो गया कि अब भला यहाँ आने की क्या ज़रूरत है। दोबारा कमरे में आते हुए एक नया दुख साथ था। कितनी देर तक खड़े खाली बेड को देखते रहे, फिर आकर जब उस पर लेटे तो उसकी महक रूह की गहराइयों में उतरती चली गई। सुबह हस्बे मामूल उनकी आंख खुल गई। सर बेहद भारी हो रहा था और जलती हुई आंखें बुखार का पता दे रही थी। इसके बावजूद वो उठकर बैठ गए। कुछ देर सोचते रहे कि इस वक्त उन्हें अम्मी का सामना करना चाहिए या नहीं। रात सोफ़िया ने बताया था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। वो उन्हें देखने को बेचैन हो गए। फिर इस बात की परवाह किए बगैर कि वो उनके साथ क्या रवैया इख्तियार करती हैं, उन्होंने बिस्तर छोड़ दिया, मुँह हाथ धोकर कमरे से निकले और सीधा उनके कमरे का रुख किया। महरोज़ अम्मी के पास मौजूद था।
उन्हें देखकर उठ खड़ा हुआ और अम्मी जो तकिए के सहारे बैठी थी उन्हें देखकर मुंह मोड़ गई। उनके दिल को धचका लगा, फिर भी आगे बढ़ आए। आपकी तबीयत, इतना कहा था कि अम्मी बोल पड़ी। महरोज़, इससे कहो मेरे कमरे से चला जाए। आपकी खफ की बजा अम्मी, लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी। आप नहीं सुनेंगी तो कौन सुनेगा? वो बेड के पास घुटने टेक कर बैठे और उनके पैरों पर हाथ रखते हुए कहने लगे, मैं यकीनन कसूरवार हूँ। आप जो चाहें सज़ा दे लें, लेकिन इस तरह मुंह ना मोड़ें। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ अम्मी, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ और आपने तो हमेशा मुझे सहारा देकर कमज़ोर होने से बचाया है। इस वक्त भी मुझे आपका सहारा चाहिए। बस एक बार मेरे कंधे पर हाथ रख दें। बहुत खूब। अम्मी के लहजे में तन सिमट आया। गोया शाबाश दूँ तुम्हें, बड़ा कारनामा जो अंजाम दिया है तुमने। शाबाश नहीं अम्मी, इस ऊंचे पूरे तो तवाना मर्द ने अम्मी के पैरों पर सर रख दिया। मुझे टूटने से बचा ले, मैं अंदर से रेजा रेजा हो रहा हूँ। अगर आपने ना समेटा तो बिल्कुल ही बिखर जाऊँगा। और अम्मी माँ थी, औलाद हज़ार गलतियाँ करे फिर भी माँ न सिर्फ चश्म पोशी करती है बल्कि फ़राख सीने में भी छुपा लेती है। और यहाँ तो शहरोज़ अहमद थे जिनकी सआदतमंदी और नेक सीरत पर उन्हें हमेशा फ़ख्र रहा था, लेकिन अब सितम यह था कि वो अगर ख़ताकार थे, कसूरवार थे, तो उनके नहीं बल्कि उस लड़की के जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि उस जैसा कोई और नहीं हो सकता, शहरोज़ अहमद। अम्मी ने सीधे बैठते हुए अपने पैरों पर रखे हुए उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। मुझे कम अज़ कम तुमसे ऐसी किसी बात की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मुझे माफ़ कर दे अम्मी, मैं यकीनन गुस्से में पागल हो गया था। मैं क्या माफ़ करूं बेटा? माफ़ी उससे मांगो जिसके माथे पर दाग लगाकर तुमने उससे जीने का हक छीन लिया है। अम्मी की आवाज़ भर आ गई तो उन्होंने उनका हाथ अपनी जलती आंखों पर रख लिया। काश वो बता सकते कि उन्होंने उसके साथ कोई जुल्म नहीं किया। जुल्म तो खुद उन पर हुआ है। ज़िंदगी उनकी तबाह हुई है। वो जो अजीज़ तर हो गई थी, कभी उनके जज्बों को जान ही ना सकी, जब तो बिना एहतजाज किए चुपचाप चली गई। शहरोज़, अम्मी ने पुरसोच अंदाज में पुकारा तो वो सवालिया नज़रों से देखने लगे। बेटा, जो कुछ हुआ है क्या तुम उस पर नादिम हो? उन्होंने सर झुका लिया तो कहने लगी, बेटा अगर ऐसा है तो फिर कोई रास्ता तलाश करो। कैसा रास्ता? वो बिल्कुल नहीं समझे। रबिया की वापसी का रास्ता? हाँ बेटा, मालूम करो उसकी वापसी किस तरह मुमकिन हो सकती है। ये मुमकिन नहीं अम्मी, वो नज़रें चुराते हुए बोली। क्यों मुमकिन नहीं? अगर तुम चाहो तो। सिर्फ मेरे चाहने से क्या होगा? वो बेख्तियार कह गए, फिर फ़ौरन संभलते हुए बोले, मेरा मतलब है अम्मी, जब तक दोनों फरीक ना चाहें ये कैसे मुमकिन है? और मेरा ख्याल है रबिया दोबारा यहाँ आने पर आमादा नहीं होंगी। आपका ख्याल गलत भी हो सकता है। महरोज़, जो अब तक खामोश बैठा था, कहने लगा, मैं समझता हूँ अगर रबिया भाभी इस बात को अपनी अना का मसला ना बनाए तो मसलहत की कोई राह निकल सकती है। मसलहत की सिर्फ एक राह, वो हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा और उठ खड़े हुए। शहरोज़ अहमद। वो जाने लगे तो अम्मी ने पुकार लिया, गलतियों का खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ता है बेटा। मैं जानती हूँ तुम उसके बगैर खुश नहीं रह सकते, और जो गलती तुमने किया, ख्वाह गुस्से में या जज्बातियत में, वो तुम्हें एक उम्र सुकून से नहीं रहने देगी। तो फिर क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम अपना ज़र्फ़ बड़ा कर लो? आप माँ हैं और आपसे ज़्यादा मुझे कौन जान सकेगा भला। फिर भी अगर मेरे मुँह से सुनना चाहती हो तो मैं यही कहूँगा, पहले रबिया से मालूम करवा लें, मैं अपना ज़र्फ़ बड़ा रखूँगा। उन्होंने कहा और फिर रुके नहीं, तेज़ कदमों से कमरे से निकल गए। अम्मी ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर सर झुकाकर जाने क्या सोचने लगी। महरोज़ कुछ देर तक उनके बोलने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो उसी तरह बैठी रही तो पूछने लगा, आप क्या सोचने लगी? मैं इसी मसले पर सोच रही हूँ, समझ में नहीं आता ये सब क्या हो गया। पता नहीं ये हमारी आजमाइश है या किसी गुनाह की सज़ा। आप परेशान ना हो अम्मी, महरोज़ ने उनके कंधों पर हाथ रख दिया। अब जबकि भाईजान ने आमादगी जाहिर कर दी है तो बाकी मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं पहले सोफ़िया के ज़रिए रबिया भाभी का ख्याल मालूम करवा लूँ, फिर इसके बाद मिलकर कोई हल तलाश करेंगे। ये सोफ़िया है कहाँ? मेरा ख्याल है किचन में होगी, मैं देखता हूँ। महरोज़ उनके पास से उठकर डाइनिंग रूम में आया तो सोफ़िया टेबल पर नाश्ता लगाती हुई नज़र आई। उसे देखते ही कहने लगी, नाश्ता तैयार है, अम्मी और शहरोज़ भाई को बुला लें। फिर खुद ही कहने लगी, मेरा ख्याल है अम्मी को उनके कमरे में पहुंचा देती हूँ। हाँ ये ठीक है, तुम अम्मी का नाश्ता उनके कमरे में ले जाओ, मैं शहरोज़ भाई को देखता हूँ। मैं रोज़ वहीं से पलट गया। कुछ देर बाद वापस आया तो वो अम्मी के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी। क्या कहा शहरोज़ भाई ने? रुक कर पूछने लगी। कह रहे मैं नाश्ता नहीं करूँगा। क्यों? उन्होंने तो रात भी कुछ नहीं खाया। मैं क्या कह सकता हूँ, तुम खुद पूछ लेना, लेकिन प्लीज़ पहले मेरे साथ आकर नाश्ता करो। वो सर हिलाती हुई चली गई। अम्मी को नाश्ता देकर वापस आए तो महरोज़ अपनी जगह पर बैठ चुका था। तुमने शहरोज़ भाई से नाश्ते के लिए इसरार नहीं किया? वो बैठते हुए पूछने लगी। इसरार किया, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। अजीब आदमी है। वो हल्के से बुड़बड़ाई, फिर अपनी प्लेट पर झुक गई। पता है सोफ़िया, वो अपने कप में चाय डालता हुआ बोला, शहरोज़ भाई अपने किए पर बहुत नादिम है। अब उनकी नदामत किस काम की? वो हाथ मलते हुए
अंदाज में बोली। मेरी बात संजीदगी से सुनो, वो कहने लगा। शहरोज भाई ना सिर्फ नादिम है बल्कि इस बात के लिए तैयार है कि रबिया भाभी को दोबारा इस घर में ले आएं। कैसा मुमकिन है? वो फ़ौरन पूछने लगी। हाँ, कुछ दुश्वारियाँ तो हैं, लेकिन बहरहाल मुमकिन हो सकता है। कैसे? भाई, जो रास्ता या तरीका हमारे मज़हब ने बताया, इस तरीके से पहले रबिया भाभी का किसी और जगह पर निकाह और वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद अलैदगी, और फिर तुम इसे बहुत आसान समझ रहे हो। वो बात काट कर मायूसी से बोली। मैंने आसानी का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, पहले ही कहा है कि कुछ दुश्वारियाँ हैं। कुछ नहीं महरोज़, बहुत दुश्वारियाँ हैं। फ़र्ज़ करो अगर रबिया दूसरी शादी कर भी ले तो उसकी क्या मजबूरी है कि वो दूसरा शख्स उसको छोड़ देगा? उसकी क्या गारंटी है? ये सारी बातें बाद की हैं, पहले तुम एक काम करो। क्या? वो पूरी तरह मुतवज्जे हो गई। रबिया से पूछो क्या वो मेरे भाई की ख़ता माफ़ करके दोबारा उसे कबूल करने को तैयार है? ये फ़ौरन कुछ ना कह सकी, बस खामोशी से उसकी तरफ देखी गई। तो वह कहने लगा, क्या ये बहुत मुश्किल काम है? रबिया से मालूम करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर मुमकिन भी नहीं है। कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, पता है मैं रात भर ना सिर्फ रबिया बल्कि अम्मा और अब्बा मियाँ के बारे में सोचती रही। पता नहीं उन सब पर क्या गुजरी होगी। मेरा दिल चाह रहा है मैं वहाँ जाऊँ और उन सब के दुख में शरीक हूँ, लेकिन क्या? लेकिन मैं अभी वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वो मेरे माँ बाप का घर है। फिर भी उस घर की फ़र्द होने के नाते मैं तुम सब की तरह गिल्टी फील कर रही हूँ, जैसे मैं कसूरवार हूँ। मैं अपने अंदर अम्मा की सवालिया और खोजती नज़रों का सामना करने की हिम्मत नहीं पाती, और अगर मैं हिम्मत कर भी लूँ तो क्या कहूँगी कि ये सब कैसे हुआ? उसकी आवाज़ भरा गई, आंखों में पानी उतर आया तो टेबल पर पेशानी रखते हुए बोली, ये सब अच्छा नहीं हुआ महरोज़। कम अज़ कम रबिया के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो बहुत बुज़दिल लड़की है, कभी भी हालात का मुकाबला नहीं कर सकती। सोफिया प्लीज़। मैं रोज़ उसके रोने से परेशान हुआ, अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उसके कंधे थामता हुआ बोला, रो मत। तुम्हारे रोने से हमारे अंदर जुर्म का एहसास सिवा हो जाता है। मैं किसी को इल्ज़ाम तो नहीं दे रही, वो रोते हुए बोली। तुम बहनों की यही बात तो हमें मार डाल रही है। सुना है रबिया भाभी भी कुछ कह बिना चली गई। क्या कहती वो? कुछ भी। कम अज़ कम एहतजाज तो करती। वो शुरू से ऐसी रही है, अपने हक़ के लिए भी कभी ज़बान नहीं खोली। चलो उनके हक़ के लिए हम लड़ेंगे। वो उसे उठाता हुआ बोला, मुँह हाथ धोकर अम्मी के पास जाओ। मेरा ख्याल है मैं पहले शहरोज़ भाई को चाय दे दूँ। उसने दुपट्टे के पल्लू से आंखें और चेहरा साफ़ किया, फिर कप में चाय बनाने लगी। सुनो, शहरोज़ भाई ने मुझे तो सख्ती से डांट दिया था। अगर तुमसे भी सख्त लहजे में बात करे तो बुरा मत मानना, महरोज़ ने कहा। तो वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई और चाय का एक कप उठाकर उसे अभी आती हूँ कहकर डाइनिंग रूम से निकल आए। उनके कमरे में दाखिल हुई तो वो आंखों पर बाजू रखे लेटे थे। उसने उन्हें मतवज्जे करने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी और जब उन्होंने आंखों से बाजू हटाकर देखा तो वो आगे बढ़ आई। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि वो बोल पड़ी, मैं इनकार नहीं सुनूंगी, उठकर चाय पिएं। मैं आपके लिए नाश्ता भी ला रही हूँ। नहीं सोफिया, उन्होंने रोक दिया। फिर उठते हुए बोले, चाय मैं पी लेता हूँ, लेकिन नाश्ते का तकल्लुफ़ रहने दे। मुझे बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। बहुत सारी बातें ख्वाहिश के बरक्स करनी पड़ती हैं शहरोज़ भाई। वो उनके हाथ में कप थमाती हुई बोली, हाँ, लेकिन ऐसा उस वक्त होता है जब बंदा बिल्कुल बेबस हो, बेख्तियार हो। खैर छोड़िए, ये बताइए अम्मी ने नाश्ता कर लिया? जी, और आपने? मैं और महरोज़ भी इस काम से फ़ारिग हो चुके हैं। अच्छी बात है। अब महरोज़ से कहिए ऑफिस जाए तो पहले साइड का चक्कर लगा ले। फिर खाली कप उसे थमाते हुए बोले, अब मैं सो रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, लेकिन दोपहर के खाने के लिए मैं आपको ज़रूर उठाऊँगी। फिर उनका जवाब सुने बगैर कमरे से निकल गई। उस रात की सहर जब हुई तो उसे अपना होश नहीं था। अम्मा जब उसे उठाने आई तो वो नीम बेहोशी की हालत में जाने क्या बुड़बुड़ा रही थी। रबिया, रबिया। अम्मा ने कितनी आवाज़ें दे डाली और जब उसकी पेशानी को छुआ तो वो बुखार में तप रही थी। अम्मा परेशान होगी, ऊंची आवाज़ में अब्बा मियाँ को पुकारा। देखो तो रबिया की क्या हालत हो रही है। अब्बा मियाँ भागे आए। क्या हुआ? बुखार में जल रही है। हौसले से काम लो नेक वक्त, तुम इसके पास बैठो, मैं किसी डॉक्टर को देखता हूँ। अब्बा मियाँ ने पेशानी छूकर देखी, फिर उन्हीं पैरों से बाहर निकल गए, जबकि अम्मा ने आसपास उसके पास बैठते हुए सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। ऐ अल्लाह, ये मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया है? अम्मा को इस तमाम अरसे में पहली बार उस पर रहम आया, बल्कि उसके दुख का एहसास भी हुआ। कभी उसकी पेशानी चूमती और कभी उसके वजूद को अपनी आगोश में भरने की कोशिश। बार बार मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे की तरफ देखती थी। अब्बा मियाँ काफ़ी देर बाद आए, वो भी बगैर डॉक्टर के। इस वक्त कोई डॉक्टर नहीं मिला। मायूसी से बोले और कुछ कहने की कोशिश में अम्मा का मुंह बस देखते गया। सब्र करो, डॉक्टर अपने वक्त पर ही आएंगे, फिर मैं किसी को ले आऊँगा। इकराम अली, इसकी हालत तो देखो। अम्मा सचमुच बहुत परेशान हो गई थी, और परेशान तो वो भी थे, लेकिन वो इजहार करके अम्मा की परेशानी में इजाफा नहीं करना चाहते थे।
ऐसी बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। फिर कुलसुम को बुलाकर कहने लगे, बेटा ठंडा पानी और लेकर आओ। कुलसुम ये दोनों चीज़ें लेकर आई तो अब्बा मियाँ पानी में कपड़ा भिगो भिगो कर उसकी पेशानी पर रखने लगे। इसलिए आपा जैसे रहमत का फरिश्ता बनकर आई। कैसे आई हो? अम्मा उन्हें देखते ही पूछने लगी। किसके साथ आई हो? आसिम के साथ। मेरा मतलब है गाड़ी है तुम्हारे पास? हाँ। बड़ी आपा की नज़र रबिया पर पड़ी तो चौंक कर पूछने लगी, अम्मा रबिया को क्या हुआ है? इसके लिए परेशान हो रही हैं। जाओ आसिम से कहो ज़रा रुके, हम रबिया को किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आसिम अंदर ही आ रहे हैं, लेकिन इसे हुआ क्या? ये तो बरसों की बीमार लग रही है। अम्मा ने सवाल का जवाब नहीं दिया। रबिया का सर अपनी गोद से हटाकर तकिए पर रखा, फिर चारपाई से उतरकर अब्बा मियाँ की मदद से उसे उठाने की कोशिश करने लगी, साथ साथ उसे पुकारती भी जा रही थी, रबिया मेरी बच्ची होश में आओ। आप हटिए अम्मा, मैं इसे सहारा देती हूँ। बड़ी आपा ने बच्चा कुलसुम की गोद में दे दिया। फिर उठाकर उन्होंने रबिया को चारपाई से नीचे खड़ा किया और अपने सहारे बाहर तक ले आए। खैरियत? आसिम जो गाड़ी लॉक करके आ रहे थे उन सबको देखकर कदरे परेशानी से देखने लगे। रबिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है। आप प्लीज़ जल्दी से गाड़ी खोलिए, बड़ी आपा ने कहा तो आसिम भाई ने फ़ौरन लॉक खोलकर उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। अब्बा मियाँ रबिया को लेकर बैठ गए और अम्मा जल्दी जल्दी कुलसुम को कुछ हदायत देकर उनके पास आ बैठी, जबकि बड़ी आपा चक्कर काटकर अगली सीट पर जा बैठी। कहाँ चले? आसिम स्टीयरिंग संभालते हुए पूछने लगे। बेटा मैं तो यहाँ के तमाम क्लिनिक देख के आया हूँ, सब बंद है, अब्बा मियाँ ने बताया। बड़ी आपा कहने लगी, मेरा ख्याल है आसिम डॉक्टर शहरियार की क्लिनिक चलते हैं, वहाँ कोई ना कोई मिल जाएगा। आसिम भाई ने सर हिलाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। अम्मा ये रबिया कब से आपके पास है और इसकी ये हालत? बड़ी आपा गर्दन मोड़े अम्मा को पीछे देखती हुई पूछने लगी। कोई हफ्ता भर से मेरे पास है और रात तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। अम्मा ने मसलहतन बात नहीं बताई। फिर ये अचानक क्या हो गया? बड़ी आपा को तशवीश हुई। पता नहीं। फिर अम्मा महज बड़ी आपा के सवालों से बचने की खातिर उनकी तरफ से रुख मोड़कर अब्बा मियाँ को आवाज़ें देने लगी। अम्मा उनकी इतनी आवाज़ों के जवाब में उसने सिर्फ एक बार उन्हें पुकारा। रबिया को आवाज़ें देने लगी, फिर बिल्कुल खामोश हो गई थी। डॉक्टर शहरियार उस वक्त खुद किसी सीरियस केस के सिलसिले में मौजूद थे और वो क्योंकि आसिम के दोस्तों में से थे इसलिए फ़ौरन उनकी तरफ मतवज्जे हुए थे। ये मेरी सिस्टर है शहरियार। वो जब रबिया का चेकअप कर रहे थे तो आसिम भाई ने रबिया के बारे में बताने लगे। कोई शौक लगा इन्हें। डॉक्टर शहरियार सीधे खड़े हुए तो सरसरी अंदाज में बोले, फिर सिस्टर को उसे इंजेक्शन लगाने के लिए कहा और ख़ुद कागज़ पर मेडिसिन लिखने लगे। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? बड़ी आपा पूछने लगी। नहीं, उन्होंने तसल्ली दी। फिर मेडिसिन वाली पर्ची आसिम भाई को देते हुए उन्हें मेडिसिन लाने के लिए कहा और जाने लगे तो आसिम भाई भी उनके साथ बाहर निकल गए। क्या ख्याल है अम्मा, मैं यहाँ से शहरोज़ को फ़ोन ना कर दूँ? बड़ी आपा लाइल्मी की बिना पर कहने लगी। क्यों? उसे फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है? अम्मा तल्खी से बोली। अम्मा उन्हें मालूम तो हो कि उनकी बीवी हॉस्पिटल में है। अम्मा को सख्त बात कहना चाहती थी कि अब्बा मियाँ ने रोक दिया और ख़ुद ही आवाज़ दबाकर कहने लगे, बेटा अब इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? बड़ी आपा कुछ ना समझते हुए कभी अम्मा और कभी अब्बा मियाँ की तरफ देखने लगी। शहरोज़ ने इसे तलाक दे दी है। अम्मा ने गोया धमाका कर दिया था कि कितनी देर तक बड़ी आपा बेहिस्सो हरकत खड़ी फटी फटी आंखों से अम्मा को देखती रही थी। काफ़ी देर बाद जब बड़ी आपा अपने आप को संभाल कर कुछ समझने के काबिल हुई तो उन्होंने देखा कि आसिम सर झुकाए कमरे से बाहर जा रहे हैं। अम्मा उनकी नज़र अब्बा मियाँ से हटकर पहले बेड पर बेसुध लेटी रबिया पर ठहरी, फिर अम्मा पर जम गई। अम्मा अचानक बह आने वाले आंसुओं को दुपट्टे में जज्ब कर रही थी। बड़ी आपा को एक बार फिर धचका सा लगा। उन्होंने तो हमेशा अम्मा को हालात से मर्दाना वार मुकाबला करते हुए देखा, फिर अब ये कौन सा मकाम था, कैसे हालात थे जिन्होंने उन्हें तोड़ कर रख दिया था? अम्मा। बड़ी आपा बैठ के गिर चक्कर काटकर उनके पास आ खड़ी हुई और उनके कंधों पर हाथ रखकर पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ अम्मा? क्यों हुआ? क्या कसूर था रबिया का? मैं क्या बताऊं बेटा, अम्मा गुलोकी लहजे में बोली। ये तो कहती है कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बस मामूली बात पर। तुम ही बताओ, क्या मामूली सी बात पर इतनी बड़ी बातें होती हैं? बड़ी आपा नफ़ी में सर हिलाते हुए पूछने लगी। कब हुआ ये सब? कल दिन में आई है। फिर तफसील बताते हुए कहने लगी, और इससे पहले ये एक हफ़्ता मेरे पास रह कर गई है। परसों शाम में शहरोज़ खुद उसे लेने आए थे। उस वक्त भी ऐसी ही कोई बात हुई थी जिससे मैं समझती रही कि दोनों में कुछ रंजिश है। बहुत खुशी से उसे लेकर गए थे। 11 बजे फिर मेरे कमरे में मौजूद थी, अकेली 3 कपड़ों में। आपने किसी से तस्दीक भी की या जो इसने कहा यकीन कर लिया? बड़ी आपा पुरसोच अंदाज में पूछने लगी। मैं कल ही इसके ससुराल जाना चाहती थी ताकि उनसे इसका कसूर पूछ सकूं, लेकिन इसने मना कर दिया। सोफिया भी नहीं आई? नहीं, और अब तो मुझे उसकी तरफ से भी धड़का लगा हुआ है। खैर उसकी तरफ से तो आप फिक्रमंद ना हो। बड़ी आपा अंदर ही अंदर खुद परेशान होने के बावजूद अम्मा को तसल्ली देने लगी।
कैसे फिक्रमंद ना हो। जब उसके साथ वो लोग ऐसा सलूक कर सकते हैं तो फिर सोफिया तो अलग मिजाज की, ज़रा सी बात पर हत्थे से उखड़ जाती है और वो लोग कहाँ बर्दाश्त करेंगे। खैर अब ऐसी अंधेर भी नहीं है, आप दिल पर ज़्यादा बोझ ना डालिए। और हाँ, अभी आसिम आएंगे, रबिया से मुतल्लिक कोई बात मत कीजिएगा। मैं ना भी करूँ तो कब तक छुपी रहेगी, ऐसी बातें कहाँ छुपी रहती हैं भला। अम्मा फिर कहने लगी। तो आप रोए तो नहीं? फिर क्या करूँ, अम्मा बेबसी से बोली। थोड़ा सब्र से काम लें, अब्बा मियाँ और आसिम को जाने दें, फिर मैं यहीं से सोफिया को फ़ोन करके बात मालूम करूँगी। फिर महज अम्मा की तसल्ली के लिए देने की घर से कहने लगी, हो सकता है रबिया के सुनने में गलती हुई हो और ऐसी कोई बात ना हुई हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मा को अंधेरों में हल्की सी किरण नजर आई तो वो आंसू पूंछ कर बड़ी आपा के सूरत में रोशनी की नए सिरे से सोचने लगी। वो तो अक्सर ही अम्मा के घर चली जाया करती थी, हफ्ता 10 दिन वहीं रहती फिर आ जाती, और अब भी उनके घर गई थी। अगर ये यकीन होता कि हमेशा की तरह हफ्ता 10 दिन के बाद आ जाएगी तो घर का निज़ाम उसी तरह चलता रहता, लेकिन अलमिया तो ये था कि यकीन तो दूर की बात, हल्का सा आसरा भी नहीं था। जब भी तो घर के दूर तक जैसे मातमी लिबादा ओढ़ लिया था। अम्मी अपने कमरे से निकली ही नहीं थी, इसी तरह शहरोज़ कमरे में बंद थे। महरोज़ अलबत्ता ऑफिस जा चुका था और अब सोफिया अकेली थी तो दीवार से टपकती वहशत दरमियान इधर से उधर चकराती हुई, गो कि महरोज़ जाते हुए उसे खासा हौसला दे गया था और कुछ नए रास्तों की निशानदेही भी कर गया था जिस पर चलकर रबिया दोबारा यहाँ आ सकती थी। और महरोज़ के सामने तो वो खासी बहल भी गई थी, लेकिन जब अकेले में सोचने बैठी तो उसे हर बात नामुमकिन नज़र आई। रबिया से अगर उसका नाता सिर्फ उस घर के हवाले से होता तो शायद वो सिर्फ इंसानियत के नाते उसका दुख महसूस करती और हो सकता है कुछ दिन के लिए दुखी भी हो जाती, लेकिन उससे नाता अज़ल से था, ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। उसके लोग लाख उससे नाता तोड़े, वो उससे जुड़ी हुई थी। रबिया उससे बहुत छोटी नहीं थी, सिर्फ 1.5 साल का फ़र्क था, फिर भी उसे छोटी कहती थी और छोटी के साथ आपा के इजाफे ने ही उसे मोतबर किया था कि हमेशा हर मकाम पर वो यूं उसका ख्याल रखती थी जैसे वो उसके सामने कोई नन्ही मुन्नी सी बच्ची हो। और फिर वो सब बहनों में थी इंतहाई डरपोक और बुज़दिल सी, कभी अपने जायज़ हक़ के लिए भी ज़बान न खोल दी थी। जब भी सोफिया को वो अजीज़ रही, उससे याद आए बचपन के वो दिन जो उन दोनों ने साथ गुजारे थे। किस कदर मासूम हुआ करती थी वो, उसने सोचते हुए सोफ़े की पुष्ट से सर टिकाया, आंखें बंद की ही थी कि बीते सारे मौसम निगाहों में आ समाए। बचपन और मट्टी के घरौंदे, लड़कपन और गुड़िया की शादी, जवानी और एक नाम जहन में आया ही था कि फ़ोन की बैल ने सोचों को मुंतशिर कर दिया। चौंक कर आंखें खोली और इधर उधर देखने लगी, शायद कोई आकर फ़ोन अटेंड कर ले, लेकिन कोई नहीं आया। नाचार खुद ही उठ खड़ी हुई, रिसीवर कान से लगाया तो बड़ी आपा की आवाज़ सुनाई दी। बड़ी आपा, ये आप हैं? सब ठीक तो है ना? वो अनजाने अंदेशों में घिर कर पूछने लगी। क्या ठीक है? बड़ी आपा उल्टा उससे पूछने लगी। आप कहाँ से बोल रही हैं? उसने सोचा हो सकता है बड़ी आपा इस सारे किस्से से नावाकिफ़ और यूं ही फ़ोन किया, इसलिए पूछने लगी। हॉस्पिटल से। पता नहीं बड़ी आपा का जवाब मुतवक्का था या गैर मुतवक्का, वो परेशान हो गई। खैरियत? कौन है हॉस्पिटल में? रबिया। रबिया, उसने दोहराया, फिर चीख पड़ी। क्या हुआ है उसे? तुम मुझसे पूछ रही हो कि उसे क्या हुआ है? बड़ी आपा ने हैरत का मुजाहरा किया। बड़ी आपा, आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे बताओ सोफिया, उसके साथ क्या हुआ? क्या ख़ता हुई है उससे जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दे डाली शहरोज़ अहमद ने? बड़ी आपा, मैं क्या बताऊं आपको? वो रोने लगी। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम सब देखते रह गए, और जहाँ तक ख़ता की बात है तो मैं तो खुद इस वक्त से सोच रही हूँ कि उससे ख़ता क्या हुई। शहरोज़ से नहीं पूछा तुमने? पूछा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कहने लगी अभी वो इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकते। कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, मुझे तो लगता है बड़ी आपा वो खुद भी पछता रहे हैं। पछता रहे हैं? बड़ी आपा दांत पीस कर बोली। महज धोखा और दिखावा। मुझे तो हैरत होती है, देखने में तो ऐसे नहीं लगते, अच्छे खासे मैच्योर लगते हैं। खैर छोड़िए, मुझे रबिया के बारे में बताइए, क्या हुआ है उसे? मेरा मतलब है उसकी हालत तशवीश बनाक तो नहीं है? सोफिया ने दांसता उस पहलू से गुरेज चाहा। बेहोश है अभी तक। डॉक्टर ने क्या कहा है? फिलहाल तो कमज़ोरी बताई है, मेरा ख्याल है उसके होश में आने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। अम्मा और अब्बा मियाँ तो बहुत परेशान होंगे। जाहिर है, तुम खुद सोच सकती हो, बड़ी आपा ने कहा। बड़ी आपा, अब इसका क्या होगा? छोटी आपा आने वाले हालात से खौफज़दा थी। ये तो बाद की बात है, इस वक्त तो दुआ करो वो जल्दी से अच्छी हो जाए, बिल्कुल जर्द हो रही है। अच्छा, मैं फिर बात करूँगी। बड़ी आपा ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया तो वो कुछ देर तक खाली खाली नज़रों से रिसीवर को देखती रही, फिर क्रैडल पर जैसे ही पलटी ठिठक गई। अभी कुछ देर पहले जहाँ वो बैठी थी वहाँ शहरोज़ अहमद बैठे थे। पहले उसने सोचा चुपचाप कमरे में चली जाए, लेकिन फिर इस सोच की नफ़ी करती हुई उनके सामने जा बैठी। किसका फ़ोन था? सोफ़े की पुष्ट से सर टिका कर नज़रें उस पर जमाते हुए वो पूछने लगे।
बड़ी आपा का। वो बराह रास्त उनकी आंखों में देखकर बात करना चाहती थी, लेकिन इस पूरी दुनिया में वही तो थे जिनके अंदाज और लहजे में उसने हमेशा बड़े भाई की शफकत और रोब पाया था। उनके सामने हमेशा ही वो बेबस हो जाया करती थी। अब भी चाहने के बावजूद उनकी आंखों में न देख सकी। सर झुकाकर नाखूनों से खेलते हुए मुख्तसर जवाब दिया, क्या कह रही थी? कोई ख़ास बात नहीं। अच्छा। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराए। हैरत है कि आपके लिए ये बहुत आम सी बात है कि आप इस वक्त हॉस्पिटल में जाने किस हाल में हैं। शरोज़ भाई। वो एकदम सर उठाकर उनकी तरफ देखने लगी। आप कैसे जानते हैं? बात यह है सोफिया बीबी कि मैं आपकी चीख नुमा आवाज़ सुनकर अपने कमरे से निकला था और उस वक्त से मैं यही मौजूद हूँ। जब आपने सारी बातें सुन ली हैं तो सिर्फ आपकी। वो उसकी बात काट कर बोले। दूसरी तरफ कौन क्या कह रहा था? आपके लिए जानना ज़रूरी भी नहीं है, वो तल्खी से बोली। ठीक कहती हैं आप। वो तवील सांस लेकर खड़े हो गए, फिर जाते जाते कहने लगे, परेशान ना हो, वो जल्द ठीक हो जाएगी। और वो परेशान कैसे ना होती, अब तो उसे किसी पल करार नहीं था। दिल चाह रहा था अभी उसी वक्त उसके पास चली जाए, लेकिन मसलहत का तकाजा इसके बरक्स था कि अब वो सिर्फ रबिया की बहन बनकर नहीं सोच सकती थी। उस घर की बहू होने के नाते कुछ हद बंदियाँ उस पर लागू थी जिसकी पासदारी उसका फ़र्ज़ था, और फ़र्ज़ से गफलत का अंजाम वो देख ही चुकी थी। फ़िलहाल तो वो यही जानती थी कि शरोज़ अहमद या उनकी किसी बात से गफलत की बिना पर यह सज़ा रबिया का मुकद्दर ठहरी है। 3 दिन बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आई तो जिंदा लाश की मानिंद हो चुकी थी। जर्द रंगत के साथ आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के और पपटरी ज़दा होंठ एक दूसरे से यूं गले मिले कि जुदा होना भूल गए। पता नहीं ज़हन बेदार था या नहीं, शायद नहीं था, जभी तो चुपचाप एक एक को देखती रहती। अम्मा बात करती तब, कलसूम और हुमा कुछ कहती तब, और अब्बा मियाँ बोलते तब भी बस चुपचाप सुनती रहती। अगर किसी वक्त ज़्यादा देर तक पलकें न झपकाती तो अम्मा दहल कर उसे झंझोर डालती। रबिया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों इस तरह बैठी हो? वो हैरान होती और कुछ कहे बगैर लेट कर आंखें बंद कर लेती। कोई हफ्ते भर बाद सोफिया आई तो अम्मा ने उसे घेर लिया, सवाल पर सवाल, और उनके सारे सवालों के जवाब में उसने आंखों देखा अहवाल कह सुनाया। आखिर में कहने लगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती अम्मा। शरोज़ भाई कुछ बताते ही नहीं। अगर हाँ आप रबिया ने आपको बताया तो वो कुछ बताने के काबिल हो तब ना, एकदम गुमसुम होकर रह गई। डॉक्टर ने भी अभी मना किया कि उसे किसी बात पर मजबूर ना करे। है कहाँ वो? इधर उधर देखती हुई पूछने लगी। अंदर छोटे कमरे में है, मैं मिल लूँ उससे? सोफिया उठ खड़ी हुई। कोई ऐसी वैसी बात मत करना उससे, अम्मा ने कहा तो वो सर हिलाते हुए अंदर चली गई। रबिया। कमरे में दाखिल होते ही उसने पुकारा और उसके करीब जाकर बैठी तो दुख की शदीद लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई। ये वो रबिया तो नहीं थी। इन चंद दिनों में क्या से क्या हो गई थी। उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा तो अपने आप पर काबू पाकर उसका हाथ अपने हाथों में लेती हुई बोली, कैसी हो रबिया? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? सोफिया ने उसके मलगजे कपड़ों और उलझे बालों की तरफ इशारा किया। चलो उठकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती हूँ। नहीं। उसके होंठों से सिसकी की सूरत नहीं निकला। क्या नहीं? उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए सोफिया ने प्यार से पूछा तो वो फिर होंठ भींच कर रह गई। कुछ देर तक तो सोफिया उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। फिर जब उसे बोलने पर आमादा नहीं देखा तो कहने लगी, मैं जानती हूँ रबिया, तुम इस वक्त शदीद शौक में हो। वो बात जिसका कभी गुमान भी ना हो अचानक हो जाए तो कर्ब से गुजरना ही पड़ता है। तुम पर जो क़यामत टूटी है और जिस कर्ब से तुम गुजर रही हो उसका सबको एहसास है। उसकी आंखों में पहले ढेर सारा पानी जमा हुआ, फिर मचला और फिर पलकों की मंडेरों से छलक कर रुखसारों पर बहने लगा था। सोफिया ने उसे रोने से मना किया था। अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये सिर्फ तुम्हारा नहीं हम सबका दुख है। तुम अपने आप को तन्हा मत समझो। ऐसा करोगी तो ये दुख नासूर बन जाएगा। तुम क्या समझती हो कि दुख का ये समंदर तन्हा पार कर लोगी? नहीं मेरी जान, तुम बहुत कमज़ोर हो। कितने हाथ पाँव मारोगी, भला आखिर थक जाओगी, और थकने की सूरत में जानती हो क्या होगा? जानती हूँ, आंसुओं की अमेज़िश आवाज़ में भी थी। क्या होगा? दुखों का दहकता अलाव मुझे जलाकर राख कर देगा। नहीं मेरी बहन। सोफिया ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। इस तरह हिम्मत ना हारो। ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती और बहुत से रास्ते हैं। कुछ देर को अपनी ज़ात से हटकर सोचो। अम्मा अब्बा और हम सब किस कदर परेशान है तुम्हारे लिए। दुख तो इसी बात का है छोटी आपा कि मैंने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया, किसी को दुख देने के बारे में सोचा तक नहीं। अब मेरी ही ज़ात सबके लिए परेशानी का बायस बन गई है। तुम्हारी ज़ात नहीं, तुम्हारी हालत। सोफिया ने फ़ौरन टोका। अपने आप को संभालो, ज़िंदगी की तरफ आओ। ज़िंदगी में बहुत सारे इम्तिहान हमारे मुंतज़िर रहते हैं और अक्लमंदी अपने आप को उनके हवाले कर देने में नहीं है, बल्कि उनका सामना करने और मुकाबला करने में। कदर तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी,
तुम अगर इसी तरह इस वाक़ये को मुसलसल अपने आप पर तारी करके बैठी रहोगी तो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकोगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भूल जाओ सब कुछ, क्योंकि फ़ौरी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, बुलाने की कोशिश करो, और इस कोशिश में कामयाबी उसी सूरत मुमकिन है कि तुम अपने जहन को दूसरी तरफ दूसरी बातों में मसरूफ़ रखो। सोफिया ने उसे शान से समझाया। मैं क्या करूँ छोटी आपा, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। वो बहुत बेबस नज़र आ रही थी। वही काम जो कभी हम तुम मिलकर किया करते थे, बल्कि अक्सर तुम मेरे हिस्से का काम भी कर लिया करती थी। सोफिया गए दिनों को याद करके मुस्कुराई, फिर उसके बालों में उंगलियां फंसाते हुए कहने लगी, इस कमरे से बाहर निकलो तो करने को बहुत कुछ नज़र आएगा। घर के काम कम तो नहीं होते। कलसूम कॉलेज चली जाती है तो अम्मा बेचारी। मुझे एहसास है, वो फ़ौरन बोली, लेकिन मैं क्या करूँ छोटी आपा कि मैं अपने अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं पाती। ज़रा सी खड़ी होती हूँ तो आंखें सामने अंधेरा छाने लगता है, हाथ पाँव अलग सुन हो जाते हैं कमज़ोरी की वजह से। तुम दवा पाबंदी से इस्तेमाल करो, और हाँ, अम्मा बता रही थी तुम ढंग से खाती पीती भी नहीं हो, इस तरह तो और कमज़ोर हो जाओगी। सोफिया ने उसे प्यार से समझाया। क्या करूँ, कुछ खाया ही नहीं जाता, वो बेबसी से बोली। जिसे दस्तरख्वान पर सबके साथ बैठकर खाने की आदत हो, वो अकेला कुछ नहीं खा सकता। चलो उठकर मुंह हाथ धो लो, फिर सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। मुझे सबका सामना करते हुए बहुत अजीब सा लगता है छोटी आपा। अंदर ही अंदर ये एहसास कचोके लगाने लगता है कि मैं इस घर की परेशानियों में इजाफा करने चली आई हूँ। अम्मा की आहें, कलसूम और हुमा का मुझे देख एकदम खामोश हो जाना, और अब्बा जान की झुकी कमर। ऐसा सब तुम्हारी हालत के पेश नज़र है। वो सब समझते हैं कि शायद तुम्हें उनका हंसना बोलना पसंद नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें देखकर सब खामोश हो जाता है। अगर तुम उन सब के साथ शरीक होकर बैठो, उनमें उठे बैठो, तब तुम्हें एहसास होगा कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे लिए सबसे बढ़कर हमदर्द व गम ख्वार इसी घर के लोग हैं। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, माँ बाप का दिल और दामन बहुत वसी होता है रबिया, शायद इस पूरी कायनात से ज़्यादा वसी। कभी औलाद की खुशियाँ मांगने के लिए फैलता और कभी उनके दुख समेटने के लिए। तुम अम्मा से या अब्बा मियाँ से कह देखो अपने दिल की सारी बातें, फिर देखना वो तुम्हारे दुख कैसे समेटते हैं। तुम खतावार नहीं हो रबिया, अगर खतावार होती तब भी अम्मा अब्बा ने ही तुम्हें गले लगाना था। वो खामोश रही तो सोफिया उसे कंधों से पकड़कर उठा दिया। चलो खाना पक चुका होगा, तुम जब तक मुँह हाथ धो लो, मैं दस्तरख्वान लगाती हूँ। फिर उससे शशोपंज में मुब्तला देखकर सोफिया उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही कमरे से बाहर ले आई। साकिब हसन अपने मंसूबे की कामयाबी पर बेहद खुश था। 2 साल पहले उसने रबिया को पाने के लिए जो मंसूबा बनाया था, उस वक्त उसके गुमान में भी ना था कि ये सब कुछ इतनी आसानी और बगैर किसी परेशानी के का सामना किए हो जाएगा। हकीकत तो यह है कि शहरोज़ अहमद की शराफत से फ़ायदा उठाते वक्त भी खासा गैर यकीन था। एक तरह से उसने रिस्क ही लिया था, कामयाबी या नाकामी। उसने सोचा था कामयाबी की सूरत में वाह वाह, और नाकामी की सूरत में रबिया को हासिल करने के लिए गुज़श्ता 2 सालों के दौरान और बहुत सी चीज़ें सोच चुका था। लेकिन शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे इन तरीक़ों पर अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ उसे अपनी कामयाबी पर खुशी के साथ साथ शहरोज़ अहमद पर हैरत भी हो रही थी कि उन्होंने बगैर किसी तरद्दुद के सिर्फ उसके कहने पर रबिया को छोड़ भी दिया। 2 साल कम नहीं होते, वो सोचने लगा। और हैरत है कि इतना अरसा एक ही घर में रहते हुए शहरोज़ अहमद रबिया को नज़रअंदाज करते रहे, जबकि भाई अनिला ने उसके कमरे में झांक कर पुकारा तो उसकी सोचें मुंतशिर हो गई। नागवारी से उसकी तरफ देखता हुआ बोला, क्या है, खाना लग चुका है, आ जाइए। अच्छा। वो तवील सांस लेकर उठा और अनिला के साथ ही डाइनिंग रूम में आ गया। एक नज़र डाइनिंग टेबल पर डाली, फिर अब्बा की कुर्सी खाली देखकर पूछने लगा, अब्बा खाना नहीं खाएंगे क्या? नहीं, कह रहे हैं भूख नहीं है। अम्मा ने सालन का डोंगा उसके सामने रखते हुए कहा, खैरियत, तबीयत तो ठीक है ना उनकी? उसके लहजे में तशवीश दर आई। हाँ ठीक है, अब तो तुम शुरू करो या यूं ही सवाल जवाब किए जाओगे? लगता है आपको भूख ज़्यादा लगी है, वो हंसकर बोला, फिर अपनी प्लेट में सालन निकालने लगा। अम्मा को भूख ज़्यादा नहीं लगी, बल्कि इन्हें गुस्सा आ रहा है। अनिला ने कुछ डरते डरते अम्मा की तरफ देखते हुए उसे मुखातिब करके कहा, किस बात पर? क्या अब्बा से लड़ाई हो गई है? वो पूछने लगा। लड़ाई तो नहीं, शाम में खूब गर्मा गर्म बहस हुई है अनिला। अम्मा ने टोकने के साथ उसे घूर कर भी देखा तो वो मदद के लिए उसकी तरफ देखने लगी। इसे मत टोकिए अम्मा, चलिए आप ही बताइए क्या बात है? वाकई अब्बा गुस्से की वजह से खाना नहीं खा रहे हैं। वो खाना छोड़कर उनकी तरफ देखने लगा। मुझे नहीं पता। अम्मा कुछ बताने पर आमादा नज़र नहीं आई तो वो फिर अनिला की तरफ देखने लगा। चलो अनिला, तुम बताओ क्या बात हुई? बात तो बड़े खुशगवार अंदाज में शुरू हुई थी भाई, वो अम्मा के घूरने के बावजूद मज़े ले लेकर बताने लगे। यानी आपकी शादी की बात हो रही थी, और जब अब्बा ने अपनी भतीजी का नाम लिया तो अम्मा को अपनी भांजी याद आ गई। बस दोनों में बहस शुरू हो गई, जो किसी भी नतीजे पर पहुंचे बगैर यूं ख़त्म हुई कि अब्बा मुंह सर लपेट कर पड़ गए और अम्मा आपके सामने मौजूद है।
उसने खाने से हाथ खींचकर पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में पीने के बाद खाली गिलास को कदरे ज़ोरदार आवाज़ के साथ टेबल पर रखता हुआ अम्मा की तरफ देखकर कहने लगा, ना किसी की भांजी ना किसी की भतीजी, शादी मैं अपनी पसंद से करूँगा। क्या है तुम्हारी पसंद? मेरा मतलब है कौन है? अम्मा फ़ौरन पूछने लगी। ये बात की बात है, पहले अनिला से फारिग हो लें। उसने फ़िलहाल टालने की घर से अनिला की आड़ ली। हम अनिला और तुम्हारी शादी एक साथ करना चाहते हैं ताकि घर एकदम खाली ना हो जाए। अम्मा ने अपनी राय फैसला कुन अंदाज में सुनाई। ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। फिर भी अनिला की कहीं बात तो तय होने दे। अनिला की बात तय समझो। कहाँ? उसकी लाइल बजाती कि वो 2 सालों में घर से बाहर सिर्फ ज़ाती गर्ज के लिए ही परेशान रहा था मंसूर के साथ। उसके घर वाले इसरार भी बहुत कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो अच्छा लड़का है। हाँ, वो पुरसोच अंदाज में सर हिलाने लगा। है तो वाकई अच्छा लड़का, लेकिन आपने पहले मुझसे जिक्र ही नहीं किया कभी। तो कहाँ रहते हो तुम? कितनी बार तो तुम्हें बताया, पता नहीं किन कामों में उलझे रहते हो कि ढंग से बात भी नहीं सुनते। आपको पता तो है अपना बिजनेस सेट करने में लगा हुआ हूँ। इस तरफ से मुतमईन होगा तब किसी और तरफ ध्यान दे सकूँगा। ये तो है। अम्मा ने फ़ौरन अपना लहजा तब्दील कर लिया। फिर उसी तरह नरमी से कहने लगी, बहरहाल अब याद रखना मंसूर के घर वालों को हाँ कह रहे हैं और मैं चाहती हूँ तुम्हारी भी कहीं बात तय हो जाए तो। आखिर तान वहीं आकर टूटी, यानी भांजी या भतीजी? छोटे भाई आकिब ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए शरारत से कहा। तो वो एकदम संजीदा हो गया। इन दोनों में से कोई नहीं भाई। तो फिर जल्दी से अपनी पसंद बताइए। अनिला उसकी पसंद जानने को बेचैन थी और वो अभी इस मौजू को छेड़ना नहीं चाहता था और ना ही रबिया का नाम लेना चाहता था, लेकिन फिर उसने जो बात कल करनी है वो आज ही क्यों ना करे। सब इसरार भी कर रहे हैं, तुम जानती हो उसे, बल्कि अम्मा भी जानती हैं। वो उसी तरह संजीदगी से बोला। कौन? अनिला ज़हन पर जोर देने लगी। रबिया। वो इत्मीनान से कहकर लापरवाह नजर आने की भरपूर कोशिश करने लगा। रबिया, अनिला ने दोहराया, फिर उसकी दिमागी हालत पर शुबा करती हुई कहने लगी, लेकिन भाई उसकी तो शादी हो चुकी है और ये बात आप भी जानते हैं। कौन? वो लड़की जिसके हम साकिब के बाहर जाने से पहले गए थे। अम्मा याद करती हुई पूछने लगी। हाँ वही रबिया। उसका इत्मीनान अभी तक बरकरार था। मैं जानता हूँ उसकी शादी हो गई थी, लेकिन आप लोग नहीं जानते कि उसे तलाक हो चुकी है। कब? अनिला की चीख नुमा आवाज़ में तासुफ था, जबकि अम्मा नागवारी से कहने लगी, तो तुम उस तलाकन से शादी करोगे? जी हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें उसकी इजाज़त नहीं दूंगी। एक बार जिसके घर से खाली हाथ लौटो, दोबारा वहाँ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अम्मा, बाप वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेंगी। मैं जानती हूँ अब मेरा बेटा बड़ा आदमी जो बन गया है, अब कोई खाली हाथ क्यों लौट आएगा, लेकिन सुन लो कि मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। ठीक है, मत जाइएगा, लेकिन फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मैं रबिया से शादी का फ़ैसला कर चुका हूँ और वो नहीं तो फिर कोई भी नहीं। वो फैसला कुन अंदाज में कहता हुआ उठ खड़ा हुआ, फिर कुर्सी को पाँव की ज़ोरदार ठोकर से धकेलकर डाइनिंग रूम से निकल आया। अनिला को उसके गुस्से का अंदाज़ा था, इसके बावजूद उसके पीछे चली आई। तुम क्यों आई हो? वो उसे अपने पीछे कमरे में दाखिल होते देखकर कड़े तेवर से पूछने लगा। यूं ही या रबिया के बारे में पूछने? जब आपको पता है कि उसके बारे में जाने बगैर मुझे चैन नहीं आएगा तो फिर इस तरह जिरा क्यों कर रहे हैं? क्या जानना चाहती हो? उसे नरम पड़ते देखकर अनिला फ़ौरन कुर्सी खींचकर बैठ गई। फिर पूछने लगी, आपको कैसे मालूम हुआ कि रबिया को तलाक हो गई है? मैं इसी शहर में रहता हूँ। इसी शहर में तो हम भी रहते हैं, हमें तो नहीं मालूम हुआ। बहरहाल ये बताइए कब और क्यों? कब और क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। अब तुम जाओ यहाँ से। ऐसे ही चली जाऊँ? वो भी ढीठ बन गई। फिर मज़ीद क्या मालूम करना चाहती हो? मज़ीद ये मालूम करना है कि क्या वाकई आप उसके लिए संजीदा हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर भी भाई अब हालात वो नहीं है, और फिर मेरा ख्याल है कि अम्मा तो किसी सूरत नहीं मानेगी। अम्मा को मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगा। ये बात तुम भी अम्मा को अच्छी तरह समझा देना। वो तो मैं समझा दूंगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि वो तो अपने घर में बहुत खुश थी। उसके साथ रबिया से आखिरी मुलाकात की जैसे फिल्म चलने लगी कि रबिया तो अपने शौहर के साथ बहुत खुश व खरम थी। फिर अब तुम्हें ये सब समझने की ज़रूरत ही क्या है? चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। वो कुछ देर तक उसकी तरफ देखती रही, फिर उसी तरह उलझती हुई उसके कमरे से निकल गई। और वो जब तन्हा हुआ तो फिर उसके बारे में सोचने लगा, और वो जो कभी रगे जहाँ से करीब थी और जिसके हसूल की पहले ख्वाहिश थी, फिर मकसद और अब ज़िद। उसके बारे में सोचते हुए फिर शहरोज़ अहमद का ख्याल आया, तो उसने सोचा कि जब से उन्होंने उसे फ़ोन पर रबिया को छोड़ देने का बताया, उसके बाद से वो उनके पास गया ही नहीं। क्या सोचते होंगे शहरोज़ अहमद? वो सोचने लगा, अपना काम निकल गया तो फिर शक्ल ही नहीं दिखाई। कम अज़ कम मुझे खुद जाकर उनका शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए था। आखिर उन्होंने, वो पता नहीं क्यों हंसा। फिर अगले दिन उनके पास जाने का प्रोग्राम बनाता हुआ सो गया। सोफिया के समझाने पर
का उस पर इतना असर ज़रूर हुआ कि वो किसी किसी वक्त कमरे से निकलने लगी थी। शुरू में एक मुजरमाना एहसास के साथ झिझक सी थी, इंतज़ार में रहती कि अम्मा इधर उधर हो जाए ताकि कमरे से निकलते हुए उनसे सामना हो, लेकिन एक ही घर में रहते हुए हर बार ऐसा मुमकिन नहीं था। अपने तौर पर वो बहुत एहतियात करती, कमरे से निकलती तो किचन में, किचन से फारिग होती तो बाथरूम, और अम्मा नादान नहीं थी। उसकी कैफियत समझते हुए पहले खुद ही उसके रास्ते से हट जाती, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आने लगी। ज़्यादा कोशिश ये थी कि वो अपने आप को उस घर में पहले जैसा महसूस करने लगे। रबिया, ये चावल चुन दो बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत अच्छी हो तो रोटी डाल दो। रोज़मर्रा के आम से जुमले बोलते बोलते एक दिन उसे अपने पास बिठा लिया। बेटा, बेटियां पराई ज़रूर हो जाती है, लेकिन उनके दुख सुख पराए नहीं होते। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे नहीं कहोगी, सुनोगी तो किससे कहोगी? और फिर तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद समझती हूँ। कदर तवक्कुफ़ के बाद आह भर कर बोली, सुना है अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है, पता नहीं इसमें क्या मसलियत है। बहरहाल ये तुम्हारा अपना घर है। इसी तरह जिस तरह कलसूम और हुमा का है, तुम अपने आप को अजनबी क्यों समझती हो? उसने खामोशी से सर झुका लिया तो कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं, और अगर तुम कसूरवार होती तब भी इस घर के दरवाजे तुम पर बंद तो नहीं हो सकते थे। बेटियों के लिए कभी दरवाजे बंद नहीं होते। मेरे साथ ऐसा अच्छा नहीं हुआ अम्मा। उसने पहली बार लब कुशाई की, साथ आंसू भी बह निकले। क्या अच्छा क्या बुरा, ये सब तकदीर के खेल हैं और हम तकदीर से नहीं लड़ सकते। तुम ज़्यादा दिल पर बोझ मत डालो, हो सकता है आगे अच्छा ही अच्छा हो। अम्मा ने उसके आंसू अपने दुपट्टे से साफ किए, फिर उसकी पेशानी चूम कर बोली, तुम तो बड़ी साबिर बेटी हो। उसने सीने में करवटें लेते दर्द से बेचैन होकर अम्मा की गोद में सर रख लिया तो एकदम जैसे पनाहों में आ गए। फिर उसी रोज़ खुद अपना मुहासबा करते हुए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अपने रवैये से घर वालों को मज़ीद परेशान कर रही है। ये ठीक है कि वो इन हालात से, जिनका उसे पहले से इल्म था, समझौता नहीं कर पा रही, लेकिन अम्मा और अब्बा मियाँ की खातिर उसे अपने आप को ज़रूर संभाल लेना चाहिए। बस ख्याल के तहत अपने आप को मामूल पर लाने की कोशिश की तो लगा जैसे अपनी हस्ती के परखशे उड़ जाएंगे। भला ये भी मुमकिन है कि पैरों तले तपती रेत हो और जिस्म जान जलने से महफूज रहें, दिल में समंदर मचलता हो और आंखों में बूंद न उतरे, यादों के दरीचों पर मुसलसल दस्तक होती रहे और वो हर बारी बहरी बन जाए। कब तक और कहाँ तक वो समाहतों पर पैरे बिठा और कौन कौन सा दरीचा बंद करे। एक दरीचा बंद करती है तो दूसरा खुल जाता है। सरगोशियों की गमगीरता है और वो है किस कदर जोर आवर है। वो शख्स के दूर होकर भी किस कदर करीब के, हर दम हर पल साथ साथ महसूस होता है उसी आंगन के उसी दरवाजे से निकलते हुए। तो उसने कहा था, जब तक कुछ हक रखता हूँ उसे इस्तेमाल भी करूँगा। शहरोज़ अहमद। गहरे दुख के एहसास में गिरकर उसने सोचा, काश तुम सचमुच अपना हक इस्तेमाल करते तो कोई तीसरा शख्स हमारे रास्ते अलग करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी ज़ात में शायद कोई कशिश नहीं थी, जब भी तो इतनी आसानी से अपने हकूक़ से दस्तबरदार हुए और मेरे हकूक़ को बेदर्दी से पामाल किया। रबिया, अपने नाम पर सोचों के भंवर से निकलते हुए उसने चौंक कर देखा। उसके सामने अनिला अपनी अम्मा के साथ खड़ी थी। पहले उसे शुबा हुआ कि शायद वो कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन जब अनिला उसके पास कंधे पर हाथ रखकर उसके बराबर बैठी तो हकीकत का एहसास जागा। तुम? नागवारी की तेज़ लहर उसके पूरे वजूद में सरायत कर गई, जिसे महसूस किए बगैर अनिला खुशदिली से बोली, हाँ मैं, और देखो अम्मा भी आई हैं। उसने सरसरी सी नज़र उसकी माँ पर डाली और उठकर अंदर चली गई। बड़े कमरे में कलसूम नजर आई तो उससे कहने लगी, सुनो मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं लेटने जा रही हूँ, तुम प्लीज़ किसी को मेरे पास मत आने देना। मैं आपका सर दबा दूँ आप ही? कलसूम ने हमदर्दाना पेशकश की। नहीं, वो जल्दी से कहकर छोटे कमरे में आ गई। दरवाज़ा बंद करके चारपाई पर बैठी तो फौरी तौर पर समझ में नहीं आया, ना कोई सोच ना कोई ख्याल, बस अंदर ही अंदर बेहद घुटन का एहसास होने लगा। हाथों की उंगलियां बालों में फंसाती हुई हल्के से बुड़बड़ाई, यह नीला क्यों आई है? और अपने आप से किए गए इस सवाल के साथ ही जहन बहुत सारी बातों तक अचानक रसाई हासिल करके, अभी पिछले हफ्ते ही तो उसकी इद्दत के दिन ख़त्म हुए थे, तो क्या साकिब हसन ने सचमुच किसी खास मकसद के लिए अनीला और अपनी अम्मा को भेजा है? नहीं। उसका सर आहिस्ता आहिस्ता नफ़ी में हिलने लगा और आंखों में वहशत उतर आई। ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसका दिल चाहा छोटी आपा की तरह सारे लिहाज भुलाकर, सारी अदे फलांगती हुई साकिब हसन के वालदा के सामने जा खड़ी हो और साफ लफ्ज़ों में कह दे, मैं कभी भी आपके बेटे को कबूल नहीं करूंगी। और इतनी बाहौसला तो वो कभी भी ना थी। कितनी बार दरवाजे से जाकर पलट आई, भला आखिर अपने आप को इंतहाई बेबस महसूस करते हुए हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी। मैं बहुत बहुत बुज़दिल हूँ। मैं आपको बुज़दिल नहीं देखना चाहता कभी भी किसी मकाम पर। करीबी जैसे कोई सरगोशी करते तो वो चौंकी और होंठों ने बेआवाज़ जुम्बिश की। शहरोज़ अहमद, ज़िंदगी में बहुत सारी बातें हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाती हैं। आवाज़ों की बाज़गोश ने उसे गिरफ्त में ले लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन पर कुड़ते रहें या फ़रार के तरीके सोचते रहें। इसके बरक्स हमें जुर्रतमंदी का मुज़ाहरा करते हुए उनका सामना करना चाहिए।
मैं कैसे सामना करूं? इतनी जुर्रतमंद नहीं हूं मैं। काश वो चीख चीख कर रो सकती, लेकिन मुंह पर हाथ रखकर उसने अपनी चीखों को दबा लिया था। काफ़ी देर बाद कुलसुम ने दरवाजे पर दस्तक देने के साथ उसे पुकारा तो उसने जल्दी से अपनी आंखें रगड़ डाली। फिर कुछ झिझकते हुए दरवाज़ा खोला तो कुलसुम उसके लिए चाय लिए खड़ी थी। आई एम सॉरी आप ही, मुझे चाय लाने में कुछ देर हो गई। असल में मेहमानों को वो पता नहीं क्यों कहते कहते खामोश हो गई। उसने भी कोई सवाल नहीं किया, चुपचाप उसके हाथ से चाय ले मांग कर पलटी और दोबारा अपनी जगह पर आ बैठी। आप ही कोई स्प्रीन वगैरह लेंगी? कुलसुम पूछने लगी। नहीं, और सुनो, अब्बा मियाँ आ गया क्या? नहीं, अभी तो नहीं आए। अच्छा। वो खामोश होकर पता नहीं क्या सोचने लगी। कुलसुम कुछ देर तक खड़ी उसके बोलने का इंतज़ार करती रही। अगले 2-3 रोज़ तक वो इंतज़ार करती रही कि अम्मा किसी बहाने उसके सामने अनीला का जिक्र छेड़ेंगी, फिर उसकी वालदा की आमद का मकसद भी बताएंगी। इस दौरान वो मुसलसल उनका जायज़ा भी ले रही थी। बैठे बैठे सोचों में गुम हो जाती तो कभी उनका सर इस बात में हिलने लगता और कभी नफ़ी में, यूँ जैसे वो कोई फ़ैसला ना कर पा रही हूँ। फिर अचानक चौंक कर उसकी तरफ भी देखने लगती थी। ऐसे में वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाती कि शायद अभी कुछ कहेंगी, लेकिन 3-4 रोज़ तक उन्होंने खुद से कुछ नहीं कहा। तब वो हिम्मत कर गई। अम्मा अनीला क्यों आई थी? उसने पूछकर सर झुका लिया तो अम्मा कितनी देर तक उसे देखती रही, फिर कहने लगी, बेटा बात है तो कबल इस वक्त, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है। कदर तवक्कुफ़ के बाद बोली, वो एक बार फिर तुम्हारे लिए सवाल ही बन कर आई थी। ये जवाब उसके लिए गैर मुतवक्का नहीं था। फिर भी वो यूँ देखने लगी जैसे अम्मा ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। आपने क्या जवाब दिया उन्हें? खुदशों में घिर कर उसने पूछा। अभी तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया अम्मा। वो उनके घुटनों पर हाथ रखकर मिन्नत से बोली, मेरी एक बात मानेगी अम्मा? आप उन्हें साफ जवाब दे दें। लेकिन क्यों बेटा? बस अम्मा, अब मेरा दिल इस बात पर आमादा नहीं होता। आप मेरे बारे में ना सोचिए, कोई फ़िक्र ना करें, मैं यहीं रहूँगी हमेशा आपके पास। अम्मा उसकी कैफियत समझती थी, इसलिए फ़ौरी तौर पर उसे समझाने की कोशिश नहीं की, बस हल्के हल्के उसके हाथ थपकने लगी थी। तो ये थी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में कल और देखते हैं कि अब क्या होता है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।